हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे डिटेल में शार्प कमेटी 1916 की और ग्लैंसी कमीशन या ग्लैंसी कमेटी 1932 की। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। सो हो सकता है मे भी लंबी हो, लेकिन इसमें हम डिटेल में शार्प कमेटी और ग्लैंसी कमीशन के क्या क्या सिनेरियोज रहे, क्या क्या जो है रिकमेंडेशंस उन्होंने दी। अब शार्प कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा, या इम्प्लीमेंट उनको किया गया या नहीं किया गया। अगर किया गया या नहीं भी किया गया, सो 1932 में जब ग्लैंसी कमीशन या ग्लैंसी कमेटी अपॉइंट की गई तो उस टाइम तक एजुकेशन के क्या हालात थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों ही कमेटी या कमीशन है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और जम्मू कश्मीर हमें पता है कि अभी जो है उसको ब्रेक डाउन किया गया है। पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर एक प्रोविंसली स्टेट था। उसके बाद जब आजादी के बाद भी कुछ टाइम तक वो जो है उन्होंने अपने हिसाब से ही चीजें की। तो ये ओवरऑल जो वीडियो होने वाली है, जहां पे भी आपके चाहे वो जम्मू कश्मीर का सिलेबस हो या फिर जो है किसी और एग्जाम में शार्प कमेटी या ग्लैंसी कमीशन मेंशन हो, उनके लिए आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी। अब शार्प कमेटी पे या जो ये इनकी ओवरऑल चीजों पे जाने से पहले हम देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ी सी चीजें, ताकि हमें सिनेरियो और जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, प्रिंसली स्टेट था। 1846 से लेके 1947 तक डोगरा डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया था। डोगरा डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह जो है इनके रूलर रहे थे। अब यहाँ पे ये वैसे तो रूलर 1952 तक रहे थे, लेकिन मोनार्की जो है वो 1947 में अबोलिश हो गई थी उसके कुछ टाइम बाद। अब इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने शार्प कमेटी पढ़नी है 1916 की, जो कि प्रताप सिंह ने अपॉइंट की थी। और उसके बाद हम ग्लैंसी कमेटी 1932, केजी सईदुद्दीन कमेटी 1939, काजमी रिपोर्ट 1950। तो ये सब हरि सिंह के टेन्योर के टाइम पे हुआ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो महाराजा प्रताप सिंह थे, क्योंकि हम शार्प कमेटी पढ़ने वाले हैं अच्छे से, तो महाराजा प्रताप सिंह जो कि 1885 से 1925 तक उनका टेन्योर रहा। उन्होंने क्या क्या चीजें की, या उस टाइम पे एजुकेशन के क्या हालात थे। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अफिलिएटेड थे। 1905 में एक हिंदू कॉलेज खुला था, और वो हिंदू कॉलेज जो है वो एनी बेसेंट ने खोला था। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो एनी बेसेंट को आप अच्छे से जानते होंगे। बाद में ये जो हिंदू कॉलेज था श्रीनगर में, इसको सरकार को दे दिया गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया गया, और इसका नाम जो है वो श्री प्रताप कॉलेज रख दिया गया, क्योंकि महाराजा प्रताप उस टाइम पे क्या थे, रूलर थे। यानी कि ये हम मान सकते हैं कि जो नाम चेंज करने की प्रथा है वो अभी की नहीं है, काफी पहले से चली आ रही है। दूसरा जो है एक टेक्निकल कॉलेज 1913 में श्रीनगर में एस्टेब्लिश हुआ था। उसका नाम क्या था? अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज। शुरू से ही जो है वो इंग्लिश एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स ने ज्यादा कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं था इंग्लिश में। रीजन क्या था? उसके बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मेजर रीजन की अगर हम बात करें तो उनके जो क्लर्जी मैन थे वो क्या करते थे कि उनको वो सबको यही सिखाते थे कि अगर आपने इंग्लिश सीख ली या आपको इंग्लिश आती है तो आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, यानी मुस्लिम नहीं रहेंगे और क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो इस डर से भी बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं सीखते थे। प्लस पॉवर्टी जो है वो भी एक मेजर फैक्टर था। बैकवर्डनेस जो है मुस्लिम्स की वो एजुकेशन में होनी लाजमी थी इन रीजंस को देखते हुए। और दूसरा, मुस्लिम पीपल्स जो है वो जाना अवॉइड करते थे स्कूल में। उसका एक रीजन ये भी था कि जो हिंदू टीचर्स वहां पे थे वो इल ट्रीट करते थे उनको, यानी अच्छे तरीके से व्यवहार जो है बच्चों के साथ नहीं किया जाता था। ये जो है रीजन थे किसके? मुस्लिम की एजुकेशन में बैकवर्डनेस के। लेकिन अगर हम 1910 से 1920 की डेकेड की बात करें तो ये जो 10 साल थे इनमें मुस्लिम्स काफी कॉन्शियस हुए अपनी बैकवर्डनेस और एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज को लेके, और उन्होंने काफी पिटिशंस जो हैं वो किसने? मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ने महाराजा के सामने क्या की? वहां पे पिटिशंस दाखिल की कि हमारी एजुकेशन पे, हमारे जो हालात हैं उनको सुधारने पे काम किया जाए। अब जो फर्स्ट 1911 में फर्स्ट कश्मीरी कॉन्फ्रेंस जो है किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? खान बहादुर गुलाम सदीक, लाहौर में। ठीक है, वहां पे क्या हुई? ये फर्स्ट कश्मीरी कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे इन्होंने क्या किया? एजुकेशन बैकवर्डनेस जो थी मुस्लिम्स की उसके ऊपर डिस्कस किया। और ये फर्स्ट यहां से उन्होंने क्या किया? फर्स्ट पिटिशन जो है वो महाराजा के सामने रखी कि भाई हमारी एजुकेशन पे और हमें जो दिक्कतें आ रही हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। 1914 में एक और पिटिशन दाखिल हुई, सैयद मोहसिन शाह जो कि क्या थे? सेक्रेटरी थे मुस्लिम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस, वो भी कहां? लाहौर में हुई।
इन्होंने भी इसी चीज के ऊपर बात की। सो ओवरऑल अब पिटिशंस दाखिल होनी शुरू हो गई हैं, यानी लोग अवेयर हो रहे हैं, मुस्लिम्स जो हैं वो क्या चाह रहे हैं कि उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए। और जो मुस्लिम एसोसिएशंस थी, चाहे कश्मीरी कॉन्फ्रेंस हो या फिर ऑल इंडिया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो, इन सब ने भी इश्यूज उठाए जो मुस्लिम्स की हालात थे एजुकेशन से रिलेटेड। सो इन्होंने भी पिटिशंस जो है वो दाखिल करनी शुरू की। अब ये हमें पता है, एक ये चीज यहां तक समझ आई होगी आपको कि वहां पे अब जो है वो चिंगारी बोलते हैं ना जिसको, अवेयरनेस वाली, वो जो है जग चुकी है सब में, और सब चाह रहे हैं मुस्लिम्स जो है कि उनके एजुकेशन पे फोकस किया जाए। अब जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि सरकार ने जो है क्या किया था, रिव्यू और इवेलुएट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बिठाई थी। कॉन्फ्रेंस किसकी थी? एजुकेशन ऑफिसर्स की और ये हेडमास्टर्स की। किसकी? सेकेंडरी स्कूल्स के जो थे 1915 और 16 में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? उस टाइम पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे स्टेट के, उनके अंडर। अब कॉन्फ्रेंस ने किस चीज पे फोकस किया? उन्होंने फोकस किया कि वर्नैक्युलर्स जो है, यानी कि रिटेंशन होना चाहिए, जो उनकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो वर्नैक्युलर जो है वो रहनी चाहिए, यानी जो वहां पे बोली जाती है आम भाषा वो रहनी चाहिए। इंग्लिश के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने 7th तक तो कंप्लीटली रिटेंशन की बात की, और 8th क्लास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो है उसके रिटेंशन की बात की, लैंग्वेज की। सो ये हुई ओवरऑल सिचुएशन जहां पे इन्होंने इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं बोला। अब इसी कॉन्फ्रेंस में एक बिशन दास थे जो कि एजुकेशन मेंबर थे स्टेट काउंसिल के। वो सेटिस्फाइड नहीं थे जो भी प्रोग्रेस थी या जो एजुकेशन की जो चीजें चल रही थी उससे। अब उन्होंने 1915 में क्या एक्सप्रेस किया कि जो स्टेट काउंसिल है, ओपिनियन उन्होंने इस चीज के बारे में दिया, किसके लिए? फॉर एग्जामिनिंग द वर्किंग ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि इसका क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, या कमीशन जो है वो अपॉइंटमेंट उसकी होनी चाहिए। तो अपॉइंट यानी कमीशन को अपॉइंट करने का इन्होंने सजेशन दिया, और इन्होंने उसका कमीशन, वो कौन, चेयरमैन कौन होना चाहिए उसका भी सजेशन दिया। तो इन्होंने ही सजेशन दिया था कि सर हेनरी शार्प जो है एजुकेशन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको जो है उनका नाम किसके लिए, चेयरमैनशिप या चेयरपर्सन के लिए इन्होंने रेकमेंड किया। अब ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मीटिंग हो रही है उसमें भी आवाज उठ रही है, बाकी जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो मुस्लिम्स अपने लिए पिटिशंस दाखिल कर रहे हैं बार बार, वो भी चीजें हैं। सो ओवरऑल क्या हुआ, जो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, अंडर प्रेशर जो है, जो प्रेशर हर तरफ से डेवलप हो रहा था, प्रताप सिंह ने 1916 में सर हेनरी शार्प को इनवाइट किया, किसके लिए? एग्जामिन करने के लिए एजुकेशन सिस्टम इन कश्मीर। दूसरा, एग्जामिन करने के बाद फ्यूचर पॉलिसी क्या हो सकती है, और उसके बाद रिकमेंडेशंस देने के लिए कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स, कि कैसे उनकी एजुकेशन को डेवलप किया जाए। अब जो ये हेनरी शार्प हैं 1916 में जिनके अंडर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, शार्प कमेटी या शार्प कमीशन भी कई जगह आपको हो सकता है मिल जाए, 1916। अब इन्होंने क्या किया, सारी चीजों को देखा और इन्होंने किन किन चीजों को ऑब्जर्व किया, पहले इनकी ऑब्जर्वेशन की, इनको क्या लगा कि प्रेजेंट हालात जो है उस टाइम पे क्या है। सो मिस्टर शार्प एडमिटेड दैट मुस्लिम्स वर एजुकेशनली बैकवर्ड। ये चीज इन्होंने एडमिट की वहां पे कि मुस्लिम्स जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। दूसरी, क्योंकि आप अगर किसी चीज से रिलेटेड सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो प्रॉब्लम तो क्लियर होनी चाहिए ना। सो वो प्रॉब्लम यही उनको दिखी सबसे पहले कि मुस्लिम जो है एजुकेशनली बैकवर्ड है, क्योंकि मुस्लिम्स जो है 75.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की, लेकिन 39.55% जो है पीपल्स वही पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम हैं, यानी बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम बच्चे, वो क्या है, टोटल में से 39.55%। यानी कि और भी अगर ज्यादा डीप में जाएं तो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें क्या है, जो परसेंटेज है मुस्लिम पीपल्स की वो और भी ज्यादा लो है, नॉर्मल से, जो नॉर्मली होनी चाहिए उससे भी कम है। अब जो प्रोपोर्शन है मुस्लिम स्टूडेंट्स का प्राइवेट स्कूल्स में वो ज्यादा है, पब्लिक स्कूल्स में कम है। और इनका रीजन जो है मिस्टर शार्प ने क्या दिया कि हिंदू टीचर्स जो हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं और डिस्करेज करते हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स को, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पसंद ही नहीं करते। सो अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट में ज्यादा जो है पॉपुलेशन पढ़ने जाती है। इन द स्कूल्स वेयर द मुल्लाज हैड बीन अपॉइंटेड एज टीचर्स, यानी कि अब जहां पे जिन स्कूल्स में मुल्ला जो हैं यानी जो मुस्लिम टीचर हैं उनको अपॉइंट किया गया है, वहां पे मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा
हैं, ये चीज देखी गई। सो अगर इसमें इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए मिस्टर शार्प की पहली रिकमेंडेशन अगर ये हो कि वहां पे आप हिंदू की बजाय मुस्लिम टीचर्स भी अपॉइंट करें, तो इसमें आई थिंक सरप्राइज नहीं होंगे हम, क्योंकि उन्होंने रीजन दिया है यहाँ पे कि हिंदू टीचर्स नेग्लेक्ट और डिस्करेज करते हैं। सो इनका जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था वो यही था कि मुल्लाज को जो है लार्जली एज ए टीचर अपॉइंट किया जाए। दूसरा क्या था, प्राइमरी स्कूल्स का एक्सपेंशन किया जाए। थर्ड थी, ही रेकमेंडेड सम स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, ताकि मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के बहाने ही सही वहां पे पढ़ें गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट स्टेट हाई स्कूल ऑफ श्रीनगर शुड बी एंट्रस्टेड टू द केयर ऑफ अ मुस्लिम हेडमास्टर। सो यहाँ पे मुस्लिम हेडमास्टर की भी उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, सजेशन दिया। ही रेकमेंडेड किसकी एस्टेब्लिशमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर और मेडिकल स्कूल्स इन द वैली। तो इस तरीके के और स्कूल्स खोलने की इन्होंने बात की। दूसरा, इन्होंने इंग्लिश के ऊपर या फिर कि किस मीडियम में इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए या किस मीडियम में पढ़ाया जाना चाहिए उस बारे में कुछ भी नहीं बोला। ये थी इनकी ओवरऑल रिकमेंडेशंस। अब क्या इन पे इंप्लीमेंटेशन हुआ, अगर हम ओवरऑल बात करें तो एजुकेशन पे इस टाइम पे जब अवेयरनेस बढ़ी है, सो एजुकेशन में भी जो है किसने, स्टेट की एजुकेशन का एक्सपेंशन जो है वो होना शुरू हुआ था। लेकिन जो रिकमेंडेशंस थी, हमें इनके ऊपर फोकस करते हुए अगर हम इंप्लीमेंटेशन देखें, सो प्रताप सिंह ने इनको एक्सेप्ट तो कर लिया था कि होना चाहिए, लेकिन इनकी जो जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, पब्लिसिटी कैसे, जैसे आज अगर कोई स्कीम जो है जैसे सर्व शिक्षा अभियान या कोई भी स्कीम, रूसा रमसा कोई भी स्कीम अगर या कोई भी अभियान अगर शुरू किया जाता है, तो किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको लोगों को अवेयर किया जाता है, उसकी पब्लिसिटी की जाती है, होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। सो वो पब्लिसिटी की जो जरूरत थी, क्योंकि आपने चीज शुरू तो कर दी लेकिन लोग अवेयर ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है, सो वो जो है वो चीज यहाँ पे नहीं हुई। जो ऑफिशियल्स जो कि हिंदू थे उन्होंने इन रिकमेंडेशंस को इग्नोर किया, क्योंकि ऑफिशियल्स ही आगे काम करेंगे, और ऑफिशियल्स अगर हिंदू हैं जो, तो वो मुस्लिम की साइड काम करने में हिचक रहे थे, और उन्होंने वहां पे क्या किया, इग्नोर किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ऑब्वियसली कि मुस्लिम्स जो है उनकी सर्विस में या उनकी जो स्टेट सर्विसेज है उनके आसपास आए ज्यादा लोग, ठीक है। तो वो वहां पे उनकी खुद की मोनोपोली ही चल रही थी हिंदूज की जो है, ठीक है। अब ये जो रिकमेंडेशंस थी, इनको इंप्लीमेंट करने की बजाय थोड़ा सा ऑपोजिट हुआ। ऑपोजिट क्या हुआ कि जब मिस्टर शार्प आए थे उस टाइम पे एक स्पेशल इंस्पेक्टर जो है मुस्लिम एजुकेशन के लिए होता था, लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशंस देखी या ये दिखाई दिया कि मुस्लिम्स की जो है एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा अगर इनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुआ, तो वो जो मुस्लिम ये जो इंस्पेक्टर था, जो स्पेशल इंस्पेक्टर था, उसको किस चीज की ड्यूटी दे दी गई, उसको जो जनरल ड्यूटीज हैं किसी भी असिस्टेंट इंस्पेक्टर की किसी भी पर्टिकुलर डिवीजन में, जनरल पे शिफ्ट कर दिया गया, उसको स्पेशल इंस्पेक्टर से हटा दिया गया, ये बोल सकते हैं हम। सो इंप्लीमेंटेशन ओवरऑल इनकी रिकमेंडेशन को देखते हुए तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अगर एजुकेशन में बात करें तो किस तरीके के स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुले वो एक बार देख लेते हैं। 1925 में, यानी 1925 तक, ये 1916 में था जो शार्प कमेटी थी, इसके बाद 36 मिडिल स्कूल्स थे किसके लिए, बॉयज के लिए, जहां पे कितनों की एनरोलमेंट थी, 8169, 8169 स्टूडेंट्स वहां पे थे। 6 मिडिल स्कूल्स थे गर्ल्स के लिए। अब ये देखिए डिफरेंस देखिए आप, 36 मिडिल स्कूल्स बॉयज के लिए और 6 मिडिल स्कूल्स गर्ल्स के लिए, 30 ज्यादा। और वहां पे कितनी एनरोलमेंट थी, अप्रोक्स 1000। नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स स्टूड एट 34 एंड एनरोलमेंट वाज 1945, ठीक है। प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, प्राइमरी स्कूल कितने थे, लड़कियों के 34 थे। 1926 से लेके 1930 तक, ये 1925 तक का हमने डाटा दिया, 1926 से 30 तक वहां पे 480 स्टूडेंट्स थे, किसमें, जो प्रताप कॉलेज, जो हिंदू कॉलेज चेंज हुआ था ना नाम, उसमें। अनदर कॉलेज जो अमर सिंह कॉलेज, जो टेक्निकल कॉलेज था, वो भी एस्टेब्लिश किया गया था 1930s में ही एक और। फिर है इन द मेमोरी ऑफ लेट राजा अमर सिंह, तो वो भी क्या था, उसको भी डिग्री कॉलेज का स्टेटस दिया गया था। सो ओवरऑल अगर हम बात करें एजुकेशन के फील्ड में कॉलेजेस स्कूल्स खुलने का काम हुआ है, लेकिन शार्प की रिकमेंडेशंस पे काम नहीं हुआ है, ये हम ओवरऑल मान के चल सकते हैं। अब इसके बाद जो है 1932 में ग्लेंसी कमेटी, जो नेक्स्ट कमीशन या कमेटी थी, वो क्या था, अप्रोक्स 16 साल के बाद, जिसको ग्लेंसी कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये महाराजा हरि सिंह के टाइम पे आया था और किसकी चेयरमैनशिप में, मिस्टर एच ग्लेंसी।
क्या, किस चीज के लिए? टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ पीपल एंड टू मेक फर्दर रिकमेंडेशंस, कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं क्या ऐसा कुछ है, और अगर है तो आगे क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं। 1931-32 में ये ग्लेंसी कमीशन अपॉइंट किया गया था, और इनको क्या मिला, इन्होंने इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कंडीशंस है मुस्लिम्स की वो इंप्रूव नहीं हुई है। प्रोपोर्शन है जो मुस्लिम्स का एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में कम है, लाइक अदर डिपार्टमेंट्स वाज वेरी लो, यानी प्रोपोर्शन जो है वो मुस्लिम्स का हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट कम ही है। ये चीज इन्होंने ऑब्जर्व की। इनकी recommendations, पीपल शुड रिसीव प्रैक्टिसेबल एनकरेजमेंट इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, कि आपको क्या करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा लोगों को, तो वो एनकरेजमेंट की बात इन्होंने की। अब जो प्रिंसिपल थे एसपी कॉलेज श्रीनगर के, वो इनको केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि वो मुस्लिम्स को एक फेयर चांस दे सके साइंस क्लासेस में एडमिशन्स के लिए। ये रेकमेंड किया कि उनको जो है सतर्क रहने की या ध्यान केयरफुल रहने की जरूरत है। अलॉटमेंट ऑफ स्कॉलरशिप एंड फ्री स्टूडेंटशिप वर फेयरली कैरिड आउट इन प्रैक्टिस। सो जो अलॉटमेंट है स्कॉलरशिप की और फ्री स्टूडेंटशिप जिसको हम बोल देते हैं, उसकी अलॉटमेंट की बात की गई। नंबर ऑफ मुस्लिम टीचर्स एंड प्रोफेसर्स इन हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी इंक्रीज, तो मुस्लिम टीचर्स और प्रोफेसर्स की जो नंबर है उसको इंक्रीज करना है। अपॉइंटमेंट एंड स्कॉलरशिप शुड बी प्रॉपरली एडवर्टाइज्ड एंड गिवन वाइड पब्लिसिटी, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं मुस्लिम टीचर्स को या स्कॉलरशिप जो है दी जा रही है बच्चों को, सो उसको पता तो होना चाहिए कि स्कॉलरशिप होती भी है ऐसी कोई, ठीक है। सो वो वाइड पब्लिसिटी और एडवर्टाइज आप उसको करेंगे। Due regard should be paid to the legitimate interest of every community in the matter of recruitment to government services and grant of scholarship for training suitable candidates. तो जो है आप हर कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे और उस हर कम्युनिटी को ही रिक्रूट करेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज में भी, और जो स्कॉलरशिप है वो सुटेबल कैंडिडेट्स को भी दी जाएगी, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग सुटेबल कैंडिडेट्स, उनके लिए ग्रांट्स जो है स्कॉलरशिप की वो दी जानी चाहिए। सो ये रिकमेंडेशंस ग्लेंसी कमीशन ने दी। इसके बाद आएगा 1939 में एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जी सैयदीन के अंडर, और इस रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में फिर क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई, कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया एजुकेशन को, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो अभी के लिए जो है हमने दो चीजें पढ़ी, शार्प कमेटी और ग्लेंसी कमीशन। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि उस पर वीडियो बनाई जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।